भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही मजेदार प्रश्न है और ये तो मैं मैराथन महामैराथन वाली क्लास में करवा चुका था पॉलिटी में। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। कहने का मतलब अगर यहां देखा जाए, जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या उसको संशोधन से भी कम किया जा सकता है? क्या कम करने की प्रवृत्ति बेसिक स्ट्रक्चर में समाप्त कर दी गई है। इसका मतलब क्या है? ये तो गलत बात है, नहीं कर सकता है। अध्यादेश के पास पावर उतना ही होता है ना कि जब संसद सत्र में नहीं होता, अध्यादेश जारी होगा और कानून के बराबर मान्य होगा। लेकिन जब कानून, जो संशोधन में भी जो कानून आता है उसमें भी मूल अधिकारों की कटौती नहीं की जा सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर है, तो क्या मूल अधिकार को कम किया जा सकता है? इसमें अध्यादेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता। यानी कि दूसरा नहीं होना चाहिए, तो दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। लगाना क्या था? सी ही लगाना था। आइए अब इसमें एक संभावना और बहुत सारे बताएंगे आपको कि सर नहीं, डी लगाइए आप। मैं तो आपको ये कहूंगा क्योंकि मूल अधिकार में बेसिक स्ट्रक्चर की आज के समय में अगर बात करें तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं होगा। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। हाँ, ये संभावना हो सकती है कि किस दिन से उसको प्रभावी करना है। तो ये भी हो गया 51वां में आपका 1 और 3 सी परफेक्ट है, याद रखिएगा। बिल्कुल परफेक्ट है सी, है ना। देखिए कैसे गलत है। आर.सी. कपूर बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि अध्यादेश भी एक कानून है। क्या है? एक कानून है और यह नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। अब जो डी कहने वाले हैं उनको आप कठोरता से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं और 52वां प्रश्न को लगाते हैं। अच्छा प्रश्न है 52वां, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यूपीएससी ने इससे पहले राज्यों को लेकर का गठन के बारे में लगातार प्रश्न 2 साल से पूछ रही है। इस बार भी पूछा। देखिए पहले छत्तीसगढ़, झारखंड और इनको जोड़ करके पूछा था, है ना, और वहां सदी के अकॉर्डिंग पूछा था। लेकिन यहां पर उन्होंने राज्यों में गठन के भी पूछ लिया, सारी चीजें घुमा करके पूछ ली गई। तो अच्छी बात है कि मतलब आपको 28 राज्य के बारे में पता होना चाहिए। कब कौन सा किस तरीके से बना, उसका नामकरण कैसे हुआ, ये सारा पता होना चाहिए। ये हिंट है। इस तरीके से प्रश्न ये नए अंदाज में हो सकता है 2026 में ये प्रश्न की प्रवृत्ति अधिक से अधिक देखने को मिल जाए। केवल यहाँ राज्यों के साथ में हिंट हमें मिल रही है, लेकिन वहां किसी वस्तु है, कोई ना कोई अलग अलग चीजों के साथ भी ये प्रवृत्ति हमें देखने को मिल सकती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ यूपीएससी ने एक प्रश्न नहीं पूछा है, एक प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न पूछा है। लगभग 100 में आपसे वो 500 से लगा करके 600 प्रश्न करवा रहा है। आप बोलेंगे कैसे? देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, एक किले की राजधानी का नाम पड़ा तो अरुणाचल प्रदेश राजधानी वाला नाम हो गया एक। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान का हो गया 2 प्रश्न, हो गया। तीसरा ये होगा। चौथा यहाँ के इसका जो है किस पार्ट में था, त्रिपुरा, वो हो गया। फिर इसका राज्य कब बना, वो हो गया। और फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 3 ही हो गया। 3 3 6 7 प्रश्न एक ही प्रश्न में डाल दिए। मतलब समझ रहे हैं आप? इसीलिए कहते हैं यूपीएससी विश्व में सेकंड लार्जेस्ट और भारत की सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज एग्जाम है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं। जहां तक बहुत सारे एग्जाम के जो आयोग है उनकी सोच खत्म होती है, वहां से तो इनका सोचना स्टार्ट होता है, वहां सोचते नहीं, वहां से आगे बढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। अगर ऐसे प्रश्नों से आपको रूबरू होना है, इस तरीके की तैयारी करना है, तो आपको नंदिनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं ऐसी इसी पैटर्न पर एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से शिखर तक, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। और आपको 2026 के लिए मान के चलिए अभी कैलेंडर नहीं हुआ, लेकिन इतना तय है आपको कि इसी मई माह में, मई के लास्ट वीक में ही आपको फिर से यूपीएससी की एग्जाम देखने को मिलेगी 2026 में। अरुणाचल प्रदेश, एक किले से राजधानी का नाम पड़ा, जो और
जो राजधानी है ईटानगर, तो ईटा फोर्ट है, वहाँ पर किला है उसके नाम पर। और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, मैं अभी आपको व्याख्या बताऊंगा। नागालैंड, यह राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। इसके बाद में त्रिपुरा, प्रारंभ में यह भाग घ यानी कि पार्ट सी में, जैसा हमारा जो जब हम आज़ाद हुए तब हमारा देश में जो आज राज्य है उस तरीके से राज्य नहीं थे। उस समय जो वर्गीकरण था वह ABCD इस तरीके से डिवाइड किया हुआ था, तो उसमें यह सी वाले में था। यह 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो किया गया था, उस पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसने एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें तीनों जो कथन दे दिए गए वह सही है, यानी कि यहां पर सी विकल्प आपका सही था। ठीक, सी सही था। अब हम एक बार व्याख्या देख लेते हैं कैसे कैसे सही है भाई, क्योंकि इस बार तो इसे पूछा, अगली बार उनकी डेटा पूछ सकता है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का नाम 14वीं-15वीं शताब्दी में बने एटा किले के नाम पर पड़ा। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत बना और यह 1 दिसंबर 1963 को लागू हुआ और तब से नागालैंड अस्तित्व में आता है। तीसरा, भारतीय संविधान के लागू होने पर त्रिपुरा सी वाले पार्ट में था। 1956 में यह केंद्र शासित बनता है और अंततः 1971 में एक संशोधन होता है, पुनर्गठन होता है इस राज्य का और इसको राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और ये 21 जनवरी 1972 को एक पूर्ण राज्य बन जाता है। 53वां देखिए, यहां प्रश्न देखिएगा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित जो विचार उन पर विचार करना हमें पर विचार कीजिए। अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और क्षेत्रीय परिषद है, ये दिया गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है देखते हैं। यहाँ तीनों परिषदें दी गई और कहा जा रहा है उपरोक्त में से कितने भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित है, यानी कि संविधान में किन का वर्णन है 3 में से। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्षेत्रीय परिषद। तो बाकी 2 तो बाद में आया है, लेकिन एक संविधान वर्णित थी, केवल एक आना चाहिए। फिर भी आपको व्याख्या दिखाते हैं, केवल एक कौन सी है। तो यह जो आपकी है पहली अंतरराज्यीय परिषद, यह है एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत प्रावधान किए गए हैं उसके अंतर्गत की गई है। ठीक, तो पहला से हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सांविधिक या संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1998 में भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा की गई। वहीं क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई थी, ना कि मूल में। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये केवल एक, यानी कि ए आंसर से हो जाएगा। ध्यान रखना है, सब सेट ए की बात चल रही है, सेट ए। ओके, आपके पास जो सेट है उसमें आप मिलाते चलेंगे, आगे पीछे प्रश्न मिलेंगे सारे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। जरा याद कीजिए, अभी इसी बिंदु को लेकर सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच में लड़ाई प्रारंभ हो गई ना, नहीं पता है क्या? दूसरा, अभी राष्ट्रपति जी ने पूछा ना, 16 सवालों के जवाब पूछे ना आर्टिकल 143 के अंतर्गत उपयोग करते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 142 के अंतर्गत इनके इस वाली बात को छेड़ा है। भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। बताए कौन सा कथन सही है? तो मुझे तो यहाँ पर ये जो है अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग वाला एक लग रहा है। बाकी और व्याख्या पढ़ लेते पहले, उसके बाद पलट के आएंगे इधर। देखो 163 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल अपने विवेकानुसार विवेकाधीन अधिकार के रूप में कुछ कार्य कर सकते हैं, जैसे
इस मामले में मंत्रिपरिषद से सलाह के मानना आवश्यक नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना है तो राज्यपाल अपना विवेक का उपयोग करेगा। और दूसरा गलत इसलिए है कि राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 20 के तहत उनके विचार के लिए आरक्षित किया गया हो। राष्ट्रपति स्वयं अपने खुद के इसलिए नहीं ले सकता, और यहां बोल दिया गया अपने आप गलत हो गया था, इसलिए गलत, और पहला सही है तो डी की तो कोई बात ही नहीं बनेगी। ये थोड़ा जो पुरानी प्रवृत्ति के प्रश्न है वो देखने को मिल गया एक। आइए 55वां प्रश्न फिर से मजेदार है। भारत के संविधान में उपबंध दिए गए और किसके अधीन कथित है। जब ये प्रश्न देखा मैंने, जब पढ़ा मैंने, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ये गाना मुझे याद आ गया उस समय। मतलब क्या बताऊं मैं, ये जब पढ़ा तो मतलब ऐसा पता चला कि हाँ ऐसा कुछ सोच रहे थे अपन कि कुछ नए अंदाज में यहाँ से प्रश्न इस बार पूछेगा यूपीएससी। वो नया अंदाज कौन सा होगा? ऐसा हो सकता है तीनों को आपस में जोड़ के पूछ सकता है एक ही प्रश्न में, तीनों को आपस में जोड़ करके। लेकिन यहाँ तीनों को एक ही प्रश्न में जोड़ के तो नहीं पूछा, इंटरलिंक नहीं किया, बल्कि तीनों के अलग अलग बना करके तीनों को एक ही प्रश्न में डाल दिया। मुझे जब ये पढ़ा तो मेरे एकदम से ये लग गया कि वाह कितना अच्छा सोचा था, क्यों ना प्रश्न देना चाहिए था मुझे। हालांकि हमने प्रश्न दिया था ये, लेकिन अलग तरीके से दिया था। अलग तरीके से कैसे? वहां दिया था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये वाली बात, जो न्यायपालिका पृथक्करण की बात जो है वो किसके अंतर्गत आती है? डीपीएसपी में आती है, फंडामेंटल राइट में आती है। इस तरीके से लिया गया था। इन तीनों को हमने अलग अलग करवा दिया, तीनों को एक ही में दे दिया गया, बस इतना है। राज्य की लोक सेवा में न्याय और पालिका यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यह है अनुच्छेद 50। 50-50 की बात होती है और यह डीपीएसपी का पार्ट है, बिल्कुल डीपीएसपी का पार्ट है। इसके बाद हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना फंडामेंटल ड्यूटीज है। 51 क के अंतर्गत जो 11 है उसमें से एक है। इसके बाद में कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन निषेध है। फंडामेंटल ड्यूटीज राइट, तीनों का तीनों सही है। पहला नहीं, केवल पहला ही नहीं होगा, केवल 2 नहीं होगा, सभी 3, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। लीजिए आपको व्याख्या भी बता देता हूं। आप ये कहेंगे नहीं सर आप गलत हैं, तो देखिए अनुच्छेद 50 और इसके बाद में जो पहला सही सुमेलित हो गया। दूसरा, यह हमारी सामाजिक संस्कृति समृद्ध विरासत के महत्व देना, यह मूल कर्तव्य का भाग है। और यह 51A का जो एफ है उसके अंतर्गत आता है। और यह मूल अधिकार जो है आपका, यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 24 में क्लियर लिखा हुआ है यह 14 वर्ष वाला। बात समझ में आई ना? तीनों ही बातें स्पष्ट रूप से हमारे संविधान से क्लियर आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लगाते हैं। भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों में पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। बताइए क्या होगा यहां पर? चलिए आपको पहले व्याख्या कराता हूं फिर लेके आता हूं, ताकि आपको थोड़ा लगेगा हाँ नहीं भैया जी यहां इसका आंसर ये कैसे हो रहा है। देखिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने से राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त नहीं होती है, बल्कि राज्यपाल को उस क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद की सलाह से उस क्षेत्र के लिए विशेष कानून बना सकते हैं। स्थानीय निकाय यानी कि पंचायतें और पैसा अधिनियम जो 1956 के तहत को स्वशासन की शक्तियां मिलती है, लेकिन वे राज्य के पूर्ण प्रशासन को ग्रहण नहीं कर सकते, पूरे राज्य का प्रशासन नहीं ले सकते और जिस क्षेत्र की वहीं के कर सकते हैं। इस वजह से पहला कथन गलत है। क्यों गलत है?
इसने क्या कहा यहां पर, क्या कह दिया आपको, देखिए स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेते हैं, यानी पूरा प्रशासन तो लेगा, राज्यपाल के अंदर रहकर कार्य करेगा, राज्यपाल के अंदर, राज्यपाल के पास जाएगा। राज्य सरकार अपनी जो शक्ति खो देता है वो तो सही है, लेकिन राज्यपाल के कंट्रोल में आ जाएगा। संविधान में ऐसा कोई भी सीधा प्रावधान नहीं है कि संघ सरकार राज्यपाल की सिफारिश पर अनुसूचित क्षेत्रों का पूर्ण प्रशासन अपने हाथ में ले ले। राज्यपाल को इन क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी होती है और केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 339 कहता है, लेकिन प्रशासन का पूर्ण अधिकरण नहीं हो सकता। प्रशासन राज्य के माध्यम से ही चलता है, जिस पर राज्यपाल का विशेष नियंत्रण होता है। हालांकि वो केंद्र सरकार का ही प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन डायरेक्ट उसका आत्मनिर्भरता राज्यपाल के माध्यम से होता है। तो इस वजह से यहां पर मैं जो कहूंगा, यहां विकल्प डे की तरफ जाऊंगा। दोनों सही नहीं दिखा दे रहे। लगाइए 57वां प्रश्न। संगठन और संघ और मंत्रालय। राष्ट्रीय ऑटोमेटिव बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कॉपर बोर्ड, भारी उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। बताइए कौन सा सही है। यहाँ पर कितने युग्म सही सुमेलित हैं, चलिए देख लीजिए। पहले आपको दिखवाया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ लाया जाएगा। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान व विकास अवसंरचना परियोजना जो है, यह राष्ट्रीय ऑटोमेटिव जैसी पहले भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन है, ना कि वाणिज्य के समक्ष। तो ये क्या हो गया, उद्योग मंत्रालय के अधीन। पहला गलत देख लीजिए, पहला गलत कैसे, एक एक को करेंगे हम, यहाँ पर एक एक को करेंगे। यहाँ क्या कह दिया गया, यहाँ कह दिया गया कि ये वाला, जबकि वह कहाँ पर है, भारी उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य के अंतर्गत नहीं है। तो ये गलत हो रहा है, भारी उद्योग मंत्रालय ये यहाँ आना चाहिए था, पूरा उल्टा दिया हुआ है। और भी देखिएगा आप, और भी ऐसा आएगा, यहीं कहीं कर रखा सभी को ने, यहाँ कहीं घुमा रखा है। इसके बाद में कॉफी बोर्ड है वह वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, और साथ ही साथ आपका जो राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र जो है, यह भी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अर्थात अगर यहाँ देखेंगे आप तो जो कॉपर वाला है और राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, यह भी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में जाएगा। तो इसका मतलब है कि यह गलत दिए गए, तीनों के तीनों ही गलत है। तो कोई नहीं, डी आंसर आएगा इसका भी। क्या आएगा, 57 का डी लगाना आप सभी को, ठीक है। आइए 58वां प्रश्न साइट। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची की बात हो रही, 7वीं अनुसूची में संघ सूची 1 की बात हो रही, ठीक है। दूसरा, किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात हो रही है, ठीक है। राज्यपाल के पद के शर्त के लिए शर्तें का निर्धारण की बात हो रही हो, ठीक है भाई। भैया बात है क्या, आप ये बोले सर है क्या, तो देखिए जरा क्या पूछा, पढ़ते हम क्या पूछना चाह रहा हमसे। उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए, भाई साहब संविधान संशोधन की प्रक्रिया आ रही है के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होना अपेक्षित है। बताइए अब क्या करेंगे आप। तो एक बात बताइए, एक बात बताना, यहाँ एक बार और पढ़िएगा आप कहेंगे सर यहाँ तो संघ सूची की बात हो रही है, यहाँ राज्य सरकार से क्या करना। संघ सूची में अगर कोई बदलाव करना, मान लीजिए कोई हटाना ही है, तो राज्य सरकार को अगर दे रहे तो राज्य सरकार से बात करना पड़ेगी। अगर राज्य सरकार का हटा के आप ला रहे हो केंद्र में, तो राज्य सरकार से बात करना पड़ेगी। समवर्ती सूची का लेके आ रहे हो, यहाँ केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा था ना इसमें, इसको उठाकर केवल केंद्र में डाल रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगी। मतलब कि बात करना पड़ेगी पहले। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार, उस राज्य की कार्यपालिका का जो क्षेत्र है उसके विस्तार करो, तो उससे बात करना पड़ेगी। जिस राज्य के लिए करना चाह रहे हो बात करना होगी, वहां होगी। आधे राज्यों की सहमति में ये भी होगा। इसके बाद
राज्यपाल के पद की शर्त, ये तो भैया जी ऐसा कुछ नहीं है। इनका निर्धारण के लिए राष्ट्रपति या राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है इनके निर्धारण में, यानी कि तीसरा गलत है। तो केवल यहाँ क्या लगाओगे आप, यहाँ पर पहला और दूसरा ज़्यादा सही है अकॉर्डिंग टू मी। अब यूपीएससी अगर तीनों को मान ले तो अलग बात है किस आधार पर, लेकिन होगा नहीं तीनों। यहाँ दो आएंगे, याद रखना, जो 1 और 2, जहाँ आपका अनुच्छेद 368(2) के अनुसार बोला गया उसमें क्लियर लिखा सारा। संघ सूची राज्य सूची और उसकी बात हो रही तो उसमें लाना पड़ेगा। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, यानी कि अनुच्छेद 158 संविधान के संघीय ढांचे को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले विषयों में शामिल नहीं के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। इस संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आ जाइए अगला प्रश्न की तरफ। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और उत्तरदायित्वों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरा दिया गया है कि यहाँ बोल रहा किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही समस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। बताइए कौन सा से सही दिया गया है, जल्दी। यहाँ सही पूछा गया, चलिए व्याख्या पढ़ लेते एक बार। तो यहाँ जो दिया गया आपका वह है 1, 2 और 3 तीनों ही सही दिए गए, और सही दिए गए तो व्याख्या में पढ़ेंगे नहीं, यानी कि डी विकल्प यहाँ सही है। ठीक है, ये दंडिक कार्यवाही मतलब इसका है कि जो भी हो सकती है उसके ऊपर दंडिक कार्यवाही नहीं करना, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं करेंगे ना, जब पद पे हैं तो कैसे करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बल्ले बल्ले हो गई यहाँ पर आपकी। मैं बोल रहा हूँ महामैराथन जिन्होंने कर ली होगी ना पॉलिटी की, जो मैंने करवाई है महामैराथन पॉलिटी की, वह जिसने कर ली होगी, गारंटी के साथ दाव के साथ बोलता हूं पॉलिटी के जो 14 से 15 प्रश्न आए एक भी गलत नहीं करके आऊंगा अगर ध्यान से पढ़ी होगी तो। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकते हैं। क्या लगाएंगे यहां पर, अरे बोलो। चलो व्याख्या बढ़ाता हूं पहले आपको। हालांकि नहीं, आपको ये तो क्लियर हो गया है इसका आंसर कि दूसरा तो है नहीं, यानी आप एलिमिनेशन तो कर लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा संदेह तो पहला बता देता हूं पहले। हाँ, पहला होगा या नहीं होगा। तो यद्यपि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति अनुच्छेद 72 बहुत व्यापक है, लेकिन यह पूर्ण रूप से न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। इपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि यदि राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना या अतार्किक या दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण है तो अदालत में उसे चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार यह सीमित पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये जो मामला है ना, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर लिखा था, इपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में जो राष्ट्रपति का निर्णय था उसको चैलेंज करने के लिए ये बात सामने आई थी, और तब से ये पुनरावलोकन में है। अब आपको कुछ लोग कहेंगे कि ये सर जी तो संविधान में से तो होता नहीं क्लियर, तो यहाँ पर ये भी गलत बात है। हाँ, उस आधार पर आप दे सकते हैं डी, उस आधार पर डी दे सकते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें हम, तो आज के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के मद्देनजर रखते हुए मैं ए को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएससी ए ही मानेगा। उसने वैसा लिखा ही इसलिए है क्योंकि वो चाहता था कि आप
उसमें डूबे आपकी नैया, वहां जाकर डूबे जहां आपको डूबने की जरूरत ही नहीं है, वहां आपकी कश्तियां डूबेगी, और वह विकल्प यही है। देखते हैं अब आगे यूपीएससी क्या मानता है। लेकिन मेरा ए है, अब अगर डी भी लगाना चाहते लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये सेट ए है, सेट ए है, आप अपना सेट में मिलाते हुए चलेंगे। 87वां प्रश्न देखिए क्या है, चारों विकल्प नहीं आएंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है कि क्या है कहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा का विघटन होने पर, विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अधिवेशन के ठीक पहले तक, ठीक है। देखते हैं, अभी आपको समझाएंगे इसका क्या है। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई भी सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्याग पत्र दे देगा। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। अब यहाँ कौन सा सही है यह पूछा गया है। मैं आपसे एक बात बताऊंगा, यहाँ पर पहला और तीसरा को आप थोड़ी देर भूलिए, आप दूसरा ध्यान से पढ़िए। दूसरा कह रहा है कि तुरंत त्यागपत्र। ओम बिड़ला जी ने त्यागपत्र दे रखा क्या? जरा विचार कीजिए, बीजेपी से है ना, तो त्यागपत्र तो नहीं देंगे, तो क्या नहीं करोगे आप? दूसरा तो नहीं करोगे। अब अगर दूसरा नहीं मानते, हम सपोज कर लो दूसरा सही नहीं मानते, गलत मान लेते, आप एग्जाम हॉल में बैठे, अभी हम एनालिसिस वाली बात ही नहीं कर रहे, परीक्षा हॉल में बैठे और यहाँ कहेंगे कि ऐसा तो होता नहीं है, मैं इसी को गलत मान लेता हूँ, यहाँ मेरे साथ सही पूछा है, ठीक है। अगर सही पूछा है तो दूसरा गलत है मेरे हिसाब से, मैंने ऐसा माना ना, आपने भी ऐसा मान लो, एग्जाम हॉल माना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मेरा आंसर निकल गया, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। खैर व्याख्या चलते हैं। अब मैं आंसर लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, ये समय बचाने का। देखिए पॉलिटी के जितने प्रश्न है ना, सभी को काटो मेथड काम आ रही है। आ जाइए, अब कैसे काटा आपने भी, यहां भी बता देते हैं आपको, मैंने एक एक व्याख्या लिख रखी है, 1 और 3 कैसे सही है। देखिए अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के विघटन के बाद भी स्पीकर जो है वह अपने पद को नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वह क्या होता है, लोकसभा की पहली बैठक तक रहेगा, क्योंकि वह संसद के जो लोकसभा में वहां पर जो है वहां का प्रशासनिक अधिकारी भी वही होता है, उसकी देखरेख में सारा कार्य होता है, इसलिए वो तब तक रहता है। जैसे ही अगली विधानसभा का गठन होने जा रहा है और वहां कह दिया गया हाँ आज या कल इतनी तारीख को हम शपथ लेंगे, जस्ट उसके एक दिन पहले या कुछ समय का निर्धारित करके उसको विघटित किया जाता है। और दूसरा तो गलत ही है, जैसा ही मैंने कहा, ये जो नियम है, ये जो दूसरा वाला बोला कि वो पार्टी से अपना पद का इस्तीफा देगा, यह यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है, हमारे यहाँ नहीं है प्रणाली, भारत में अनिवार्य नहीं है। और वहीं अगर हम तीसरा कथन की बात करें तो अनुच्छेद 94C में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, यानी कि उस समय जितने सदस्य हैं उनके बहुमत की बात हो रही है, से पारित प्रस्ताव द्वारा यह हटाया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए आपको 14 दिन पहले अध्यक्ष साहब को सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। आओ जी अगला प्रश्न पे आओ जी, लगाओ जी। 10वीं अनुसूची आ गई जी, 10 बहाने करके ले गया दिल, कितनी बार करवाया जी, ये है ना, वही वाली बात है ना, आपको करवाया था इसको तो बहुत, देखते हैं फिर भी आपने गलत किया सही किया। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब मतलब वो निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। सोचनी बात है। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान में शब्द
राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है। अच्छा, अरे हर मौके पर हर जगह तो राजनीतिक दल का उल्लेख है, किसने बोला नहीं है? यहां पार्टी की बात नहीं हो रही, राजनीतिक दल की बात हो रही है। और दल शब्द राजनीतिक दल की बात हमारे संविधान में है, उल्लेख है। ये गलत हो गया। दूसरा गलत। पहला की व्याख्या आपको जरा समझाता हूँ, रुकिए। पहला की जो है ना, क्योंकि आप ऐसे थोड़ा फंसेंगे इसमें, मैं समझ गया था। यहाँ कौन होगा? स्पीकर वगैरह। तो आपको पहले 10वें की व्याख्या बताते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाऊंगा ना, ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो 10वीं अनुसूची है, इसका आप सभी को पता है कि इसका अंतिम निर्णय जो होता है वो स्पीकर या चेयरमैन का होता है, ना कि राष्ट्रपति जी का। हमारे उसमें क्या कह दिया? राष्ट्रपति महोदय का। मैंने कहा था आपको, दल बदल में 10 बहाने करके ले गया दिल। 1985 में वहां कहा था कि उस समय जब कि इसमें अंतिम जो निर्णय होता है वह स्पीकर महोदय का होता है। स्पीकर महोदय निर्णय करेगा कि आपके संसदीय क्षेत्र जो सांसद रहे या नहीं रहे हैं, एमएलए रहे या नहीं रहे हैं, ये निर्धारण वो करेंगे। इसका मतलब कि ये भी गलत है। तो क्या सर यहाँ दोनों गलत है? हाँ जी, दोनों गलत है। क्या लगाओगे जी? डी लगाएंगे जी। बहुत बढ़िया, सही पूछा था, लेकिन सही एक है ही नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं। मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत के सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्गृहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्यों और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए आयोग का गठन करता है। इसको भूलिए फिलहाल। तीसरे को थोड़ी देर के लिए आप पढ़ना बंद कीजिए। यहां पर डिबेट है कि सही नहीं पूछा है, याद रखना। बट गलत कथन पूछा हमसे, कौन सा सही नहीं है, कितने। तो चलिए फिर विचार करके विनोद को लेकर आते बेचारे को। विनोद बेचारा संघर्ष कर रहा है कि क्या होगा। आओ विनोद जी, आओ जी। कैसे कैसे गलत देखिएगा विनोद जी। कि 73वां संविधान संशोधन कहता है उन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना अनिवार्य नहीं है जिनमें जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। अब वहां कह दिया अनिवार्य सभी में, ना भैया, 2 स्तर भी चलेगा। जब आपकी जनसंख्या नहीं है तो क्या करोगे आप? दूसरा कथन, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ना कि 30 वर्ष। अरे यूपीएससी देने जाएगा ना कलेक्टर साहब, तो भी 21 वर्ष का होना चाहिए। वो सचिव जी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, 21 वर्ष का सचिव के साथ, उसके साथ में सरपंच के साथ, समझ रहे हैं। हालांकि वो ज्यादा उम्र का होता है, लेकिन कम से कम 21 वर्ष पंचायत का सदस्य बनने के लिए, सदस्य की बात हो रही है। इसके बाद तीसरा कथन भी देख लीजिए गलत। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत पंचायतों के वित्त की बात की गई है इसमें, और कहा गया है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ना कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 1, 2, 3 तीनों ही जो क्या है, सही नहीं है, तीनों ही गलत है। या मुख्यमंत्री महोदय बोल दिया, या 30 वर्ष बोल दिया, या सभी बोल दिया। हाँ, या आंशिक बोल देता सभी जगह तो काम बन जाता। आइए लोकपाल के विषय में विचार करते हैं। पहले, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत के बाहर पद स्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं। अच्छा, देखते हैं। संसद का कोई भी सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा, और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वह पदधारी हो या सेवानिवृत्त अध्यक्ष हो। तो ये कहीं ना कहीं संतुलित बात कर रहा है, ये सही है। यहाँ आक्रामक बात हो रही है, ध्यान देना, यहाँ पर आक्रमण हो रहा है, और आक्रमण हमेशा संदेह पैदा करता है। अब पहला आक्रमण है, दूसरा तीसरा भी देख लें, फिर कथनों की बात कर लेंगे आगे कौन सा सही होगा। तीसरा भी देखिए आप, दूसरा तो अभी तक सही लग रहा है ना। इसका अध्यक्ष या सदस्य के
रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम वर्ष का कम वय का व्यक्ति नहीं होगा। वही मतलब अरे वयस्क या फिर ऐसा वर्ष का नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहा हो। का व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर, का व्यक्ति नहीं होगा। अच्छा 45 वर्ष से कम का नहीं होगा, 45 अधिक वाला होना चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहा है, कम से कम 45। लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता है। यहां पर भी आक्रमण हो रहा है। अब देखते हैं हम व्याख्या पहले वहां से आते हैं। हालांकि ने कथन 2 तो आपको सही परफेक्ट मिल गया है ना, तो आपको मैं व्याख्या कराता हूँ ना, बताता हूँ लोकपाल के बारे में। हालांकि मैं करवा चुका हूँ बट फिर भी आपके लिए संतुष्टि के लिए बताऊंगा। पहला, अच्छा दूसरा भी गलत है, ठीक है। पहला तो वैसे भी गलत है, क्यों है? क्योंकि लोकपाल का अधिकार क्षेत्र भारत के भीतर और भारत के बाहर जो सेवा दे रहे हैं कर्मचारी, जिसमें आपका मान लीजिए आप यूपीएससी क्लियर करके आप बन गए फॉरेन सर्विस में चले गए, क्या आप मन चाहे काम करेंगे? नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखिएगा जरा, कथन में थोड़ी सी गड़बड़ की। लोकपाल का अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति को भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गैर न्यायिक सदस्यों के लिए भी प्रावधान है। यह कहना कि केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सेवारत या सेवानिवृत्त ही अध्यक्ष हो सकता है, यह बात गलत है। केवल वर्ड इसको गलत कर रहा। हालांकि ने अक्सर उसे ही बनाया जाता है क्योंकि कार्य होता है जांच पड़ताल करना, इसका गहरा अनुभव है इसलिए। तीसरा आपका सही है। कैसे सही है? लोकपाल और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम जो आयु है 45 वर्ष, कम से कम 45 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक वाला ही बनेगा। इसके बाद में देखिए चौथा भी गलत है। लोकपाल कुछ शर्तों के अधीन पदस्थ प्रधानमंत्री के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है, खासकर जब आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित ना हो। इनको छोड़ करके अगर हो तो वहां पर वो जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन पूर्णतः यह कहना कि नहीं कर सकता गलत है। आंशिक रूप से नहीं कर सकता, आंशिक रूप से कर सकता है। तो इस भांति हम यहाँ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? काटो साहेब, काटो साहेब, काटो साहेब के सॉरी क्या क्या काट दिया मैंने, सॉरी 45 वाला सही है ना, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है और ये भी गलत है। यानी केवल तीसरा, क्या केवल तीसरा वाला ऑप्शन दिया था क्या? हाँ केवल तीसरा दिया था, ए, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका ए।